अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि नवाज शरीफ उसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हालांकि 2 रोज कबल होने वाले मुस्लिम लीग नून के इजलास के एलामिये के मुताबिक नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई और दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला किया था। लेकिन वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ ने यह नहीं कहा था कि वो तहरीक इंसाफ या बानी PTI से खुद मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि नवाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि नवाज शरीफ बानी PTI से या फिर तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किस वजह से करेंगे। अगर हुकूमत कमज़ोर पोजीशन पर हो तो फिर समझ में आता है कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने को तैयार है, या फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कशीदा हों तब ऐसा मुमकिन है। लेकिन अगर नवाज शरीफ बानी PTI से मुज़ाकरात करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में नहीं लिया जाता, तब हुकूमत मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि पाक फौज 9 मई और सोशल मीडिया के खिलाफ मुहिम पर उनका मौके बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है। वो तो डिजिटल दहशतगर्दी जैसी इस्तेलाहात इस्तेमाल करते हैं। इस एतबार से देखें तो हुकूमत को तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने का कोई सियासी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। हाँ, तहरीक इंसाफ जिसको चारों तरफ से मुश्किल ने घेरा हुआ है, उसको नून लीग से मुज़ाकरात की ज़रूरत पेश आ सकती है, क्योंकि एक तरफ बानी PTI के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, दूसरी जानिब बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ बुरे तरीके से नाकाम नजर आ रही है। यहां तक कि तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से भी कशीदगी कम नहीं हो रही, और इसका एतराफ रऊफ हसन कर रहे हैं। रऊफ हसन कहते हैं कि फौज के साथ डेडलॉक खत्म करने के लिए जो कर सकती थी वो किया। वो अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जैसे रऊफ हसन मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में फासले कम नहीं हो सके। रऊफ हसन तो यह भी तस्लीम कर रहे हैं कि PTI रहनुमाओं का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता था और इसी राब्ते की वजह से जलसा मुलतवी किया गया। अब तहरीक इंसाफ की सियासी तर्ज को देखकर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। जो उन्होंने इसके साथ किया है वो उन्हें भी पता है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट फिर भी उनसे बात करना चाहती है तो कर ले। जबकि राना एहसान अफजल कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा था कि हम मुल्क के लिए बात करने को तैयार है, लेकिन PTI ने रिजेक्ट कर दिया। ये कहते हैं कि हमारी शराइत मानोगे तो इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, इनसे बात करके भी देख लेते हैं। लेकिन बानी PTI ने हमेशा ऐन वक्त पर पांव तले से कालीन छीना है। और दीगर जो ज़ोमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इंक्लूडिंग सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वो भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहा है। राना सनाउल्लाह की ये बात रऊफ हसन दुरुस्त साबित कर रहे हैं कि PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, क्योंकि रऊफ हसन अब भी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से इनफरादी राब्ते में जो आगे जाकर मददगार साबित हो सकते हैं, और इनफरादी राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से कुछ लोगों के हैं। यानी तहरीक इंसाफ मायूसी के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को बढ़ाने की अब भी कोशिश कर रही है, अब भी ख्वाह है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो जाए, लेकिन अब तक दाल गल नहीं रही है। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो नवाज शरीफ के जरिए अपना रास्ता खोलना चाहती है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ सियासी घबराहट का शिकार होकर यह प्रोपेगेंडा कर रही है कि नवाज शरीफ बानी PTI से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ अपने कहते हैं कि नवाज शरीफ को मफाहमत में, जबकि शहबाज शरीफ को सियासी तनाव में खैर नजर आ रही। शहबाज शरीफ किसी सूरत नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दे रहे। नवाज शरीफ के सियासी मफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ अपने वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। बैरिस्टर साहब मजीद कहते हैं कि नवाज शरीफ की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। नवाज और शहबाज की दूरियां खासी बढ़ चुकी हैं। दोनों भाई कई माह बाद आपस में मिले। मुलाकात में शहबाज शरीफ के चेहरे पर कोफ्त के तासुरात बिल्कुल वाज़ेह थे। अब बैरिस्टर सैफ के साथ साथ अली मोहम्मद खान भी यही दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अली मोहम्मद खान नवाज शरीफ को मुखालिफ कहते हैं कि मियाँ साहब बड़ी देर की मेहरबान आते आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, अब आपने किस चीज को इज्जत दी है। अली मोहम्मद खान इस मुतालिक क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। वक्त है जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। मियां साहब बड़ी देर कर दी मेहरबान आते बड़ी देर कर दी मेहरबान आते। आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो। अब किस चीज को इज्जत दी है आपने? क्या मांगे तांगे की हुकूमत लेके इज्जत मिल गई? इज्जत वो है जो कौम आपके सर पे इज्जत का ताज पहनाए, जब आपको इज्जत की पगड़ी पहनाए, जब कौम आपको कंधों पे बैठाए, जब कौम के बच्चे आपके लिए दुआएं और माएं दुआएं करें, वो होती है इज्जत। आज कुछ ऐसी बातें बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में भी की, और इन बातों के ऊपर कि जिसने वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया था, उन्होंने फिर क्या किया, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसरा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते पे हैं? क्योंकि रऊफ हसन साहब ने कहा कि हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और यहीं से मफाहमत का रास्ता निकलेगा। इस बात का जवाब तो रऊफ हसन साहब ही दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने उनका इंटरव्यू सुना है
उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारा जलसा मुलतवी करवाया गया उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में थी अली अमीन गंडापुर साहब के। ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर एक आईनी ओहदे पे हैं, एक सूबे के सरबराह हैं, तो डेफिनेटली उनसे वो राब्ते में रहते हैं। बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब का अपना इंटरव्यू भी आ गया जो उन्होंने मेहर बुखारी को दिया कि जो मेरा स्टेटस है। जी जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर साहब तो एक हो गए ना कि जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। मजीद वो कौन से लोग हैं, मैं जानना चाह रहा हूं, जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता कारी करें, क्योंकि रऊफ हसन साहब ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ लोग हमारे राब्ते में हैं वो उस गैप को ब्रिज करने में मदद देंगे जो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन है। रेहान, कम से कम मैं तो नहीं हूं, अगर कोई और है तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसका जवाब मैं बार बार कह रहा हूं। साहब वैसे ख्वाहिश तो आपकी भी होगी कि आपके साथ भी इस्टेब्लिशमेंट का कोई राब्ता हो। एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए मैं एक छोटा सा वर्कर हूं। और वैसे मैं बताता हूं आपको, जो बात मैंने आपको जवाब दी है ना, जो मेरे नॉलेज में है, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब से चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता करके जलसा मुलतवी करवाया था और वो राब्ते में रहते हैं उनके, क्योंकि उनके ओहदे का ये तकाजा है कि आपको पता है कि वहां पर केपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो ऑपरेशन चल रहा है, तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की सहाफियों से, तो उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की ख्वाहिश का इजहार तो किया है। वो भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो, और जाहिर है उसकी रीजन है, वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फैसला साज है, जो पावर सेंटर है वो इस्टेब्लिशमेंट है, ना कि ये हुकूमत है। तो ख्वाहिश तो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की है ना शौकत बसर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं। रेहान भाई बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, इशू इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है, क्योंकि सियासी स्टेक होल्डर पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई है, बाकी ये तो फरमाइशी अदाकार हैं, किराए के सियासतदान हैं, किराए की पार्टियां हैं। अगर मियां नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड था वो इलेक्शन हार गया तो उनमें जीता कौन है? तो डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि हमारी फौज है, हमारा इदारा है, कि जो पाकिस्तान को देखें, जो सूरत का सामना है ना इस वक्त, मैं समझता हूं मेक और ब्रेक पे बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये देखें, अब आपने बताया कि देखें आपने भी इस बात की तस्दीक और तौसीक की कि इस्टेब्लिशमेंट ही है जो फैसला साज है। तो मुझे ये बताइए कि उसकी वजह आप इस्टेब्लिशमेंट से क्या बात करना चाहते हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट से आप चाहते हैं कि वो आपको करके दे? इस्टेब्लिशमेंट को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो नमूने फार्म 47 वाले आपने मुसल्लत कर दिए कौम पे, जो कि अवाम के मुस्तरद शुदा हैं, जो हारे हुए हैं, इनको फारिग करें। और पाकिस्तान में जो आइन कहता है, आईने पाकिस्तान के ताबे हमारे डायलॉग होंगे, आइन के ताबे होंगे, और वो क्या है? बस साहब देखें मेरा भी सवाल, इसका भी जवाब ले लेना। अब ज़िमनी इलेक्शन जितने हुए 8 फरवरी के बाद, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीट्स के ऊपर हार रही है। उसके अलावा जहां जहां रिकाउंट हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह से हार रही है। आपकी अपनी जीती हुई नशस्तें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जा रही हैं। वो कांजू साहब के इलेक्शन से लेकर जुल्फ़िकार भंडर तक का मामला हो, तो मामला तो हवाएं तो आपके फेवर में नजर नहीं आ रही, और ना ही आप कहते बड़ी पॉपुलैरिटी, तो पॉपुलैरिटी होती तो आप बाई इलेक्शन जीत जाते। अच्छा रेहान, एक तो आप मुझे ना जवाब मुकम्मल नहीं करने देते। अगर हमारी पॉपुलैरिटी ना होती तो हमारी तो पार्टी तोड़ दी गई थी, हमारे निशान छीन लिए गए थे, कहा गया इमरान खान इज हिस्ट्री, इनका टिकट को नहीं लेगा, इनको जनाब इंटरनेट बंद कर दिए गए, और पता ये चला कि साड़ी गल हो गई है, वजीर आजम को लाया गया लंदन से, तो फिर 2/3 मेजोरिटी क्यों दे दी कौम ने हमको? हम तो आज भी ये मुतालबा करते हैं कि हमारी एक एप्लीकेशन चीफ जस्टिस काजी फायसा के पास पड़ी है। 8 फरवरी जब इलेक्शन हुआ था उससे 1 हफ्ते बाद हमने दे दी थी। हमने कहा चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब, आप खुदारा लियाकत चट्टा ने यह कहा है कि इस धांधली के अंदर 3 किरदार मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान में हुई है। उन्होंने कहा मैं मुलव्वस हूं, चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मुलव्वस हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम तीनों को डी चौक पर फांसी पर लटकाया जाए। हमने 70 हज़ार की लीड को लोगों को हरवाया है। आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है मेरे भाई, पाकिस्तान को कुछ चीज आगे लेकर जा सकती है तो वो है आईने पाकिस्तान पर अमल। सर दूसरी बात यहाँ पे तजाद है ना बस साहब यहाँ पे हिपोक्रेसी है ना सर। मैं माजरत चाहता हूँ सर, आप आईने पाकिस्तान की को प्रिवेल करने की बात भी कर रहे हैं, आइन बालातर है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बाय द बुक चलने की बात भी करते हैं, और फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख़्वाह भी है कि इस्टेब्लिशमेंट आपको ये काम करके दे। तो सर ये दो चीज़ें पैरेलल तो नहीं हो सकती। बसद माजरत यानी आइन भी प्रिवेल कर जाए और इस्टेब्लिशमेंट रोल भी प्ले कर दे आपके लिए आगे। रेहान मुझे एक बात बताएं जी कि जिन लोगों ने हमारी सीटों पे डाका मारा है, अगर हमें वो सीटें वापस दे दें क्या उनकी हुकूमत रह सकती है? तो फिर हम उनसे किस बात के मुज़ाकरा करें? साहब आप क्या रोटी को चोची कहते हैं सर?
ये मेरी सर बात से सुन सियासत लो। है, मतलब ये ऐसे तो नहीं हो मेरी सकता बात आप सुन लो। मांग रहे हो तो कानूनी शिक्षा दे दें सर। मेरी बात तो सुन लेना, मैं आपको कह रहा जी। हूं, हमने यही तो स्टैब्लिशमेंट को कहना है, आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना। जी। आपने ओथ लिया हुआ है कि आप सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपका आप कह रहे हैं आप रोल मुदाखलत आईन करें में सियासत में। नहीं फिर नहीं भी नहीं आप कह नहीं, रहे हम हैं ये बताएं। कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने ये जो निजाम बनाकर दिया है इन नमूनों को, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इनके सर से हाथ उठाएं। पाकिस्तान और में हमारे सर पे रख दें। आईने पाकिस्तान, नहीं नहीं, नो 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 नो, हमें तो हमारे सर पे हाथ रखा होता तो आज इमरान खान जिसको 2/3 मेजोरिटी दी है, उनको वो वजीर आजम होते। दूसरी बात, आज तो इमरान खान के मुतालिक 200 मुकदमा दर्ज हो गया। आज बल्कि सूरत ये है कि राना सनाउल्लाह ये कहता है, एहसन इकबाल ये कहता है कि अगर हमने हुकूमत चलानी है तो हमने इमरान खान को अंदर रखना है, इधर से मुकदमा करें उधर से केस पकड़े। मेरे भाई, हमारी वो कहते हैं ना, बड़ी मासूमाना ख्वाहिश है, रेहान इस पे अमल करवा दें। वो क्या है, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर अमल, उसमें तमाम इदारों का रोल बस है। सब दूसरा, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फौज हमारी नजरियाती जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है। फौज हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन है सर, और कॉन्स्टिट्यूशन में बुक बिल्कुल। तो यही कहती है। यही- फिर आप ना कर, यही मेरी सर आपसे दस्तबस्ता यही- गुजारिश है कि आप एस्टैब्लिशमेंट सुन को तो दावत लें। ना देना सर, कॉन्स्टिट्यूशन सुन को तो ले, प्रिवेल करने यही दें। तो यही तो हम चाहते हैं कि माजी में जो हो गया सो हो गया। आपने जो करना था कर लिया। अब खुदारा अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, तो उसका है इलाज फेयर एंड फ्री इलेक्शन और आइन पे अमल। और दूसरी बात, और इलेक्शन देखिए, किसने मैं आपको कराने हैं बात- सर, किसने कराने इलेक्शन? मैं बताता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जी। इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने। जी। राजा सिकंदर जो है ना, वो तो बल्कि ये ख्वाब देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ने तो बात सुना की है कि अगर इमरान खान को बड़ा कोशिश कर रहे हैं हमें कि हम इलेक्शन ना लड़ें, बल्कि पहले तो हमें कहते थे, देखें इमरान खान की किस्मत, खान साहब को कहते थे ये यहूदियों का एजेंट है, और आज कहते हैं कि ये सच्चा आशिक रसूल है, इसलिए इसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। बल्कि इन्होंने सुना है ये राजा सिकंदर इकबाल को वहां लेकर जा रहे हैं, चांसलर का रैंक के वोटों की गिनती ये करेगा। मेरे भाई, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। हम आपको चैलेंज देखें, मेरी आपको एक और चैलेंज है, मियां नवाज शरीफ का स्टॉलवर्ट है, आप ईवीएम सिस्टम करवा दें, हम अपने एक आम वर्कर को टिकट देंगे। मियां नवाज देखिए ना, ईवीएम का सिस्टम तो आपके पास मौका था, अपनी हुकूमत में आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर सके। बख्शा साहब, अब मेरा मशवरा ले लें सर। अब मेरा मशवरा आपके लिए ये है सर कि अब ये जो आपके लोग बात करें ना, हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में, और उन्हीं के जरिए से रास्ता निकलेगा और गैप ब्रिज हो जाएगा। मैं दस्तबस्ता आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये बैसाखियों को छोड़े सर। ये जो आपने जो है ना, वो ये इनसे उम्मीदें बांधी हुई हैं, वो ना बांधे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करने दें। और ये लोग जो है ना, आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित होंगे, जो एस्टैब्लिशमेंट से भी जाके बातें करते हैं, आपके जलसे भी मुलतवी करा देते हैं, आपकी रैलियां भी मनसूख कर देते हैं। आप निकलें, मोबिलाइज करें लोगों को, और तभी इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। ये वो कहते हैं ना, कितना हंसी फरेबे नजर खा रहे हैं लोग, दो कश्तियों में पाओ और जा रहे हैं लोग, तो ये इस तजाद को, इस मुनाफत को छोड़ दें सर। रेहान, बहुत अच्छी बातें की, एक सवाल जवाब सुन ले मेरा। मैं आपकी बातों से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये हम जलसा करने जा रहे हैं, 8 का जलसा कर लेंगे, हम 22 का जलसा भी कर लेंगे, हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है पंजाब के अंदर। अच्छा, हो जाएगा जलसा? मार्शल से बदतरीन हालात हैं, लेकिन खान साहब सिर्फ 2 तरीकों से बाहर आएंगे। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, और हम ये राय दे रहे हैं और इसके ऊपर अमल करने जा रहे हैं। ये मैं ब्रेक कर रहा हूं आपके, हमें ये जो सिस्टम बनाया गया ना, ये जालसाजी वाला सिस्टम, ये जाली असम्बलियां, जाली हुकूमत, हमें इससे निकलना होगा। और दूसरा, हमें धरना देना होगा जाके अडयाला जेल के सामने। हम 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लें तो खान साहब 1 हफ्ते के बाद बाहर आ जाएंगे। अब इसकी इजाजत की जरूरत होगी किससे? इमरान खान की। अभी तक खान साहब ने फाइनल कॉल नहीं दी है, मैं आपको बता रहा हूं। खान साहब ने फाइनल कॉल देनी है। 22 तारीख के बाद अगर खान साहब ट्रिगर दबा देते हैं और कहते हैं कि आप लोग आकर अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएं, तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान अडयाला जेल के बाहर होगा और खान साहब 1 हफ्ते के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक्सटेंशन के मामले पर नून लीग खासी डिवाइडेड, खासी तकसीम दिखाई दे रही है। अहम आईनी तरमीम की बाज़गश्त सियासी मंजरनामे पर बड़ी देर से सुनने को मिल रही है, और हालिया दिनों में जोड़ तोड़ की सियासत ने इस शक को मजीद गहरा किया कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से मुतालिक हुकूमत कानून साजी करने वाली है।
अब हुकूमत के कुछ लोग इस पर खुलकर बात करना भी शुरू हो गए हैं और वो ये इंदिया भी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से मुताल्लिक आईनी तरमीम लाई जा सकती है। हमने इस हवाले से लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी किया और उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि हुकूमत अहम आईनी तरामीम करने जा रही है। हनीफ अब्बासी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इस्लामाबाद में अपनी मौजूदगी हर सूरत यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर रखे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन समेत अहम आईनी तरामीम होने जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देंगे। अब देखा जाए तो हनीफ अब्बासी का ये बयान बहुत बड़ा है, ज़ाहिर में तो तीर नहीं चला रहे और अगर वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। गो के वजीर कानून की राय हनीफ अब्बासी से मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने ओहदे की मुद्दत में किसी किस्म की तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने साफ कहा था कि वो तोसी में दिलचस्पी नहीं रखते। इस पर बार बार बात करना मुनासिब नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कोई आईनी तरमीमी पैकेज पार्लियामान में आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल वीक है, बताया जा रहा है कि शुरू हो गया है। जी, इजलास तो आज से शुरू है और अभी आईनी पैकेज का तो कोई ऐसा जिक्र नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं कि ये पैकेज है या कोई ऐसी खास चीज आ रही है। हाँ, जो पार्लियामेंट का होता है नॉर्मल वर्क वो हो रहा है। कल प्राइवेट मेंबर्स डे है और बुध को जॉइंट सेशन इंशाल्लाह होगा। नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल्स भी जो आ रहे हैं उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो हैं। वो जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला हो अब या आर्टिकल 62-63 के अंदर तरमीम का मामला हो, और फिर इस पर भी कोई डिवाइडेड नजर आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देनी है कि नहीं। आजम नज़ीर तारड़ साहब कुछ और कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब कुछ और कह रहे हैं। देखिए, जहां तक तो आईनी तरमीम का ताल्लुक है, अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो ही आईन में तरमीम हो सकती है। तो लेकिन बिल्स प्राइवेट मेंबर्स लाते हैं, वो कई बिल्स जो होते हैं वो ज्यादातर बेशतर जो है वो कमिटीज के पास चले जाते हैं और आपको पता है कमिटीज जो होती हैं उसमें तमाम पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होती है और वहां पे फिर बिल को देखा जाता है, उसके ऊपर बहस की जाती है और फिर देखा जाता है कि उस बिल को पास किया जाए या नहीं। और देखिए, जहां तक जस्टिस काजी फायज ईसा का ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि उन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी और ना ही हम कोई ऐसा नहीं। देखिए, ये तो आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं ना, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कहा अगर जजेस की उम्र की हद बढ़ाई जानी है तो फिर तो जाहिर है फिर तो एक्सटेंशन आप समझिए कि हो गई। यानी ये मशरूत कहा है उन्होंने, ये कंडीशनल है कि अगर तो जजेस की उम्र बढ़ जाती है, उम्र की हद बढ़ जाती है, भलाई हद बढ़ती है, तो फिर तो एक्सटेंशन होनी ही होनी है, वो कुछ भी कहते रहे। वो तो फिर अगर इस तरह की कोई तरमीम आती है वो सिर्फ किसी एक शख्स के ऊपर फोकस नहीं होगी या किसी एक शख्स के लिए नहीं होगी, वो तो एक पूरे सारे लोगों के लिए एक होगी ना उम्र। और जाहिर है तरमीम आपने करनी है ना, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इस तरह का कोई प्लान है, क्योंकि मेरी बात हुई हनीफ अब्बासी साहब से। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि हमें तो शहबाज साहब ने रोक दिया है कि ना आप शहर से दूसरे शहर जाना है, ना मुल्क छोड़ के किसी जगह जाना है, तो वी आर ऑल स्टैंड बाय। नहीं, देखिए, हम स्टैंड बाय बिल्कुल हैं क्योंकि इजलास हो रहा है। उसके बाद ये कि जॉइंट सेशन के लिए वैसे भी जरूरी होता है सबका आना। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इस्लामाबाद में ही मौजूद है। तरमीम अगर कोई हुई तो इसी सिलसिले में होगी कि जो है एज बढ़ाई जाए। अब उसमें किसी एक शख्स का नाम लेना मैं समझती हूँ मुनासिब नहीं, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो वही होंगे ना। नहीं, बेनिफिशियरी सिर्फ वो तो नहीं होंगे ना, बेनिफिशियरी तो सारे ही होंगे, लेकिन वो भी होंगे जिस लेकिन वो काम तो हो जाएगा, एक्सटेंशन वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली हो गया तो अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि काजी फायज ईसा साहब की एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। अगर वो ऐसी तरमीम आती है कि उससे वो उनका मजीद 1-2 साल बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात है। बाकी जितने भी जजेस आएंगे सबके लिए फिर वही चीज ही होगी। और ये सहरा भी फिर आपके सर होगा कि आप एक्सटेंशन की एक नई रिवायत डाल के चले जाएंगे। नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स को जहन में रख के ये तरमीम लाई जा रही है। कोई एक्सटेंशन मेरा हाल है इसको कहना मुनासिब नहीं है। ये बहुत सारी फैक्टर्स को देख के तो ये तरमीम की जा रही है, जिनको देख के सोचा जा रहा है कि तजर्बे की बुनियाद पे कई ऐसी चीजें होती है जिसमें कि आप बाकी मुल्कों में देखें तो वहां पे भी ऐसी मिसालें मिलती हैं। तो अगर इस तरह का एक चीज की जाती है जिसमें कि तमाम मुल्क का फायदा है और तो इसमें मेरा ख्याल कोई यानी हम ये समझे कि वसी तर कौमी मफाद में एक्सटेंशन दी जा रही है। नहीं, एक्सटेंशन का लफ्ज मैं समझती हूँ कि मुनासिब है ही नहीं, ना ही ये एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन चले हम ये कह लेते हैं, इसको मुतबादिल इस्तेमाल कर लेते हैं कि टेन्योर बढ़ाया जा रहा है।
वो उम्र की बालाई हद में इजाफा करके टेन्योर इंक्रीज किया जा रहा है। मैं एक्सटेंशन के लफ्ज को तब्दील कर देता हूँ। हाँ, एक्सटेंशन के लफ्ज को आप तब्दील कर दें, टेन्योर बढ़ाया जा रहा है और वो तमाम जजेस के ऊपर इक्वली लागू होगा, इंक्लूडिंग जस्टिस काजी फायज ईसा। जी इंशाल्लाह। और यही वजह है, मतलब जिस आप तयक्कुन के साथ इंशाल्लाह कह रही हैं, शायद यही वजह है कि जो ऑपोजिशन है वो भी आपसे डिमांड करती है ना कि आप पहले नोटिफाई कर देते। जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं किया गया, जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा को 1.5 महीना पहले नोटिफाई कर दिया गया था। तो जाहिर है उसका एक और वजह थी। देखिए, जस्टिस काजी फायज ईसा को करने की वजह और थी, असेंबलीज उस वक्त खत्म हो रही थी और केयर टेकर आ रही थी, तो इसलिए पहले उनको कर दिया गया। अदरवाइज नॉर्मली अगर ये एक्सटेंशन नहीं भी होती, जिसका मैं आपको सॉरी मैंने भी एक्सटेंशन का लफ्ज गलत इस्तेमाल कर दिया, अगर ये तरमीम नहीं भी आती, क्योंकि मैं आपको कोई कंफर्म नहीं बात कर रही कि आ रही है या नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ अगर आई तो मैं समझती हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अच्छी बात हो। नहीं, आपको तो पता है डॉक्टर साहिबा, अब आप जाहिर है अब जो हो आपको भी अंदाजा है और आपके बहुत सारे कलीग्स को भी अंदाजा है जिनकी हमारे साथ मुलाकात भी हुई है। इस्लामाबाद के अंदर खबर ही इस वक्त ये है और रुके भी आप लोग इसीलिए हुए हैं, मुझसे पूछे तो। और अगर ये नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा वो एक खास वजह थी जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन पहले कर दिया गया, वरना आमतौर पे अगर आप हिस्ट्री देखें तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन करने का पहले जरूरत नहीं होती। जिस वक्त एक अगले जज ने आना है, एक अंडरस्टूड चीज है कि सीनियर मोस्ट ने आना है, तो वो एक हमेशा से हिस्ट्री को देखें आप तो पता होता है कि अगले जज ये हैं। बहुत देर पहले, कई साल पहले ये देख लिया जाता है कि इस साल में ये चीफ जस्टिस होंगे, इस साल में ये होंगे, उनके अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, तो वो 2/3 अक्सरियत का जो हदफ है वो हुकूमत ने हासिल कर लिया है? जी, इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि अभी इसमें अगर का मसला है, अगर 2/3 लोग इस आईनी तरमीम को बेहतर समझते हैं और वो इसके लिए वोट कर देते हैं, हमारी बातचीत चल रही है और हम देख रहे हैं लोग जो समझते हैं कि ये तरमीम होनी चाहिए, अगर वो वोट कर देते हैं तो फिर हो जाएगी तरमीम। अगर नहीं 2/3 होती फिर तो आइन में तरमीम हो ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मामला सेटल हो गए? हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है बहुत जीरक इंसान है, बहुत जीरक सियासतदान है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको यही कहा है कि अगर वो हुकूमत का हिस्सा बने तो हमें उनको वेलकम करेंगे, बहुत खुशी होगी हमें। और ना सिर्फ ये कि अब ये नहीं उनको कहा जा रहा कि वो इस वोट के लिए सिर्फ हमारे साथ आए, उनको हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा बने और जो हमारी इत्तेहादी हुकूमतें हैं, पार्टियां, उसमें शामिल हों। हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए मौलाना साहब की डिमांड क्या है और आप ऑफर क्या कर रहे हैं उनको? देखिए, हमने उनको ये कहा है कि जमहूरियत के इस्तेहकाम की खातिर, मौलाना हमेशा जमहूरियत की खातिर लड़ाई लड़ते रहे हैं, हमेशा उन्होंने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम किया है और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान एक मुश्किल हालात में से गुजर रहा है, वो तो हमेशा से ही गुजरता रहा है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तो हमेशा नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो वसी तर कौमी मफाद में आप मौलाना को सेनेट की 2 नशिस्तें या KP की गवर्नरशिप या कोई वफाकी वजारत दे रहे हैं वसी तर कौमी मफाद में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही उन्होंने कोई डिमांड की है, ना ही हमने कोई ऑफर की है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको यही कहा है कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किल दौर में से गुजर रहा है, हम समझते हैं कि तमाम पार्टीज अगर मिल के कौमी मफाद के लिए वर्क करेंगी तो उसमें बेहतरी होगी और मौलाना जैसे जीरक सियासतदान अगर हमारी इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत पॉजिटिव एक उनका हमारा इनपुट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, लास्टली डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का जो शोशा छोड़ा गया, अब उसका क्या बना? वो किसी तोड़ चढ़ा या फिर वो ऐसी बेपर की उड़ाई थी किसी ने और फिर वापस ले ली? देखिए, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर आए हैं, पहली जब हमारी नशिस्त हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो तमाम पार्टीज के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। जब बजट इजलास हुआ तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम पार्टीज आए, हम सबके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और हर मौजू पे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको पता है कि दूसरी पार्टी ऑपोजिशन की तरफ से हमेशा यही बात आई कि वो सियासी कुव्वतों के साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जाहिर है, फौज से अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वो NRO लेना चाहते हैं, जिसका कि इस वक्त तो कोई चांस नहीं है। तो हम समझते हैं कि सियासत में एक दूसरे के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ बात करना मुल्की मुफाद के लिए भी बेहतर होता है
और जमहूरियत के इस तरह काम के तो लिए करंट भी स्टेटस क्या है, बेहतर बातचीत कर रहे हैं या नहीं करेंगे? अभी तो उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव मेरा ख्याल है रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो जमात वैसे ही इतने ज्यादा ग्रुप्स में जो है ना डिवाइड हो चुकी है कि कोई ग्रुप कुछ कह रहा है, कोई ग्रुप कुछ कह रहा है। अभी मैं नहीं समझती कि उनकी तरफ से कोई एक जवाब आया हो जिसको कि हम कह सके कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो महमूद खान अचकजई को उन्होंने फ्रंट फेस रखा हुआ है, बातचीत करना चाहते तो उनके थ्रू हो सकती है। तो महमूद खान अचकजई से तो आपका पहले भी ज़ाहिर एक वर्किंग रिलेशन रहा है, तो वो भी नहीं हो सकती? वो भी मतलब समझते हैं कि कोई मुनासिब ऑप्शन नहीं है? मैं समझती हूँ कि अचकजई साहब का अभी तक ये नहीं पता कि उनको किस हद तक मैंडेट दिया है इमरान खान ने। क्या उन्होंने ये मैंडेट दिया है कि वो फैसले कर सकते हैं मुज़ाकरात के बाद? अगर तो ये मैंडेट है फिर तो बिल्कुल हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर उनको सिर्फ एक मैसेंजर का मैंडेट मिला है कि वो आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, फिर उधर जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, वो तो उसके उस हवाले से तो वो इतने सीनियर सियासतदान है, फिर मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर ये हम समझते हैं कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो पीटीआई में वो किसी को इस काबिल नहीं समझते कि वो मुज़ाकरात करने के लिए किसी टीम को, किसी कमेटी को तश्कील दे सके। बेहतर है कि वो अपनी पार्टी के लिए अपनी कमेटी तश्कील दें जो कि फैसले भी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शज़रा मनसब हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लाहौर में एक बड़े कत्ल की वारदात हुई है, जिसके बाद ये सवाल सर उठा रहा है कि क्या लाहौर में गैंग वॉर फिर सर उठा रहा है? आज लाहौर में कत्ल का एक बड़ा वाकया पेश आया, जहां तीफी बट के बहनोई जावेद बट को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर मोहम्मद जावेद बट मौके पर जा बहक हो गया, जबकि मकतूल की बीवी फायर लगने से जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर गाड़ी का ताकुब करते हुए इशरा की तरफ से आए थे और फायरिंग के बाद एफसी की तरफ फरार हो गए, यानी एफसी कॉलेज की तरफ गए। अब तीफी बट के बहनोई का कत्ल दुश्मनी का पेश खैमा लगता है। अब मजीद तफ्तीश में जो मजीद चीज़ें फाइंडिंग्स हैं वो सामने आएंगी। ख़ानदानी दुश्मनी इंसानी जानों को निगलती चली जाती है, यहाँ तक कि ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। एक दफ़ा बदले की आग लग जाए तो फिर वो इंसानी ज़िंदगियों को जलाकर राख कर देती है। ऐसी एक ख़ानदानी दुश्मनी जो 3 दहाइयों से चल रही थी, उसने ख़ानदान के ख़ानदान उजाड़ दिए हैं। बिल्ला ट्रक्का वाला और फिर तीफी बट की दुश्मनी का कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। अमीर बालाज के वालिद अमीर आरिफ और टीपू ट्रक्का वाले को 14 साल पहले लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। इससे कबल उनके वालिद बिल्ला ट्रक्का वाले को भी 1994 में कत्ल किया गया था। इस खानदान की दुश्मनी उस वक्त शुरू हुई जब अमीर बालाज के वालिद शालमी चौक पर ट्रक अड्डा चलाते थे, फिर असर और रसूख इस्तेमाल करते मुख्तलिफ गैर कानूनी काम भी हुए, लेकिन जब नाम और बदमाशी बढ़ी तो इस ख़ानदान के दुश्मन भी बढ़ने लगे। टीपू ट्रक्का वाला कत्ल का इल्ज़ाम भी लाहौर के मशहूर बदमाश तीफी बट और गोगी बट पर लगाया गया और उनके बेटे अमीर बालाज टीपू के कत्ल में भी इन्हीं मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था। अमीर बालाज कत्ल केस में CIA टीम ने मकतूल के दरीना दोस्त एहसन शाह को गिरफ्तार किया था, क्योंकि एहसन शाह को अमीर बालाज की रैकी देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। कत्ल के वक्त एहसन शाह पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, बल्कि सऊदी अरब से मुल्ज़िमान को रैकी दे रहा था। यानी एहसन शाह तीफी बट और गोगी बट के सहूलतकार के तौर पर जाना गया। और अब कुछ रोज़ कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में एहसन शाह की हलाकत भी सामने आई और अब तीफी बट के बहनोई को कत्ल कर दिया गया है, जिससे तासुर ये उभर रहा है कि जैसे लाहौर में गैंग वार एक बार फिर से सर उठा रहा है। अब इस पर्टिकुलर मामले हमारे रिपोर्टर इसरार खान जिना हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर पोस्टमार्टम भी और फिर उनकी अहलिया को भी ले जाया गया है। तो इसरार खान से जानते हैं। इसरार, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो आज लाहौर के अंदर हुआ है। ये कहिए कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, पोस्टमार्टम हो गया, वाकई की FIR का इंदराज हुआ, अभी तक की क्या अपडेट्स है आपके पास? जी रेहान साहब, जब ये वाकया आज दोपहर 2:30 बजे के करीब मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब पेश आया था, उसके फ़ौरन बाद ही आला पुलिस हुक्काम भी हरकत में आए। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची। मकतूल के जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए गए और मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। इस वक्त मैं मुर्दा खाना के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पोस्टमार्टम कुछ देर में शुरू किया जाएगा और पुलिस का यह कहना है कि पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद मैयत वरुसा के हवाले की जाएगी। दूसरी जानिब आला पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि इस वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। मकतूल जावेद बट के अहले खाना से भी पूछगछ की जा रही है और मालूमात हासिल की जा रही हैं। इस जहाँ पे ये वाक़या पेश आया उससे मुल्हिका
CCTV कैमरे और दीगर शवाहिद की मदद से वारदात में मुलव्विस मुलजिमों की भी तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तक आला पुलिस हुकाम की जानिब से इस वाक़े के पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो ताहाल सामने नहीं लाए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि बज़ाहिर ये देरीना दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है, लेकिन अभी इस हवाले से कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। मुकम्मल तौर पर जब तहकीकात मुकम्मल होंगी, जाए वक़ूआ से मिलने वाले शवाहिद और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमों की शनाख्त होगी और इस वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त होगी, तो उसके बाद आला पुलिस हुकाम यकीनन मीडिया को ब्रीफिंग देंगे और इस वाक़े के पसे मंज़र पर रोशनी डालेंगे। अच्छा, ये वाक़या जिस वक्त हुआ है, ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब एहसन शाह को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया और एहसन शाह पर इल्ज़ाम था कि ये तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट को अमीर बालाज की रैकी दे रहा था। तो ये जो जावेद भट्ट है जो आज कत्ल हुआ है, ये मकतूल का तीफ़ी भट्ट से ये ताल्लुक़ तो बताया जा रहा है ना कि ये बहनोई है तीफ़ी भट्ट के। इसके अलावा जो सरगर्मियां हैं, क्या वही थी जो तीफ़ी भट्ट या गोगी भट्ट की थी और फिर अमीर बालाज कत्ल केस के साथ भी कुछ ताने बाने मिलते हैं? ये साहब हैं कौन जो आज कत्ल हुए, ज़रा इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि अमीर बालाज टीपू के कत्ल के मुकदमे का मरकज़ी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट है और मकतूल जावेद भट्ट जिसे आज कत्ल किया गया वो तीफ़ी भट्ट का बहनोई है, अल्लामा इकबाल टाउन का रिहायशी है। यकीनन इनकी ख़ानदानी रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन अभी तक जो मालूमात सामने आ रही हैं उनका तीफ़ी भट्ट के साथ करीबी ताल्लुक़ और खूनी रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन उनके बारे में ये बताया गया है कि बहुत सारे मामलात में जावेद भट्ट ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते थे या उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती थी। जहाँ तक अमीर बालाज कत्ल के हवाले से पुलिस ने भी तहकीकात की हैं और इस हवाले से बाकी जो अभी तक शवाहिद मिले हैं, गो के तीफ़ी भट्ट अभी तक इश्तिहारी हैं, उस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई इस तरह के शवाहिद नहीं मिले कि उसमें मकतूल जावेद भट्ट भी कोई बराह रास्त मुलव्विस थे। अगर वो मुलव्विस होते यकीनन पुलिस उनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई करती और उनको गिरफ्तार कर लेती। इसके अलावा भी जो अभी तक मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि जावेद भट्ट कारोबारी आदमी थे, इनका ज्यादा किसी के साथ कोई ठीक है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया इसरार खान, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक इस्तीफा हुकूमत में सामने आया है, वो इस्तीफा किसका है और क्यों आया है, जरा इस पर बात करेंगे डिटेल से। हुकूमत माशी बेहतरी के लिए कोशा है और हुकूमत के माशी इकदामात की वजह से किसी हद तक मईशत में बेहतरी भी आ रही है। मूडीज ने भी पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मस्बत करार दिया है, जिसके बायस पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल मामूली बेहतरी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब बनी है और हुकूमत की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान को IMF से $7 अरब की रकम मिल जाएगी और इस रकम के हुसूल के लिए आलमी इदारे की पेशगी शराइत पूरी कर ली जाएंगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त कर रखी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरखास्त भी की हुई है। IMF से कर्ज लेने के लिए हुकूमत सिर्फ दोस्त ममालिक से ताउन की दरखास्त ही नहीं कर रही, बल्कि अवाम पर भी हर तरह से बोझ डाला जा रहा है। और तो और हुकूमत अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी राइट साइजिंग कर रही है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए सिर्फ ग्रेड 16 तक नहीं बल्कि ग्रेड 22 तक के सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। लेकिन इस राइट साइजिंग पर एतराज़ भी उठाए जा रहे हैं और एतराज़ उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि कैसर बंगाली हैं, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कैसर बंगाली वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कायम इदारा जाती इस्लाहात के लिए कायम राइट साइजिंग कमेटी के अहम रुकन थे और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमती पॉलिसी से दिलबर्दाश्ता होकर तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। कैसर बंगाली का कहना है कि हुकूमत ने अखराजात में कमी के लिए अच्छी कोशिशें की। सरकारी अखराजात में कमी के लिए तीनों कमेटीज़ ने अहम तजावीज़ भी दी। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ की गई, मगर हुकूमत ने संजीदगी से इन तजावीज़ पर अमल नहीं किया और वो इसके बरखिलाफ इकदाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए बड़े अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है और महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों का ये अहम इंकशाफ है। दूसरी तरफ हुकूमत का अपना वर्जन है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। आप तरह रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।